हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया आर्टिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस को जानने से पहले हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स समझना चाहिए। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, आई जस्ट टेल यू द स्टेटमेंट, इट इज वेरी सिंपल। लेकिन क्या करें, लिखना पड़ेगा। एग्जाम में 1 मार्क के लिए आता है व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो थोड़ा लिख लेते हैं। बाय इसका नाम दे देते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख लेता हूं, फिर मैं समझा दूंगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इफ टू वेव्स represented as y1 is equal to a1 sin omega 1 t plus kx plus phi 1 and y2 is equal to and y2 is equal to a2 sin omega 2t plus kx plus phi 2 meet at a point, meet at a point। आप कहोगे सर यहाँ पर सब कुछ a1 ओमेगा 1 a2 ओमेगा 2 लिखे, ये k तो दोनों का k1 k2 नहीं लिखे। ये जो k है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। दो वेव अगर एक दूसरे को मिल रहे हैं, दे मस्ट बी इन द सेम मीडियम, सो k दोनों का बराबर दिया गया। मीट एट ए पॉइंट, देन द रिजल्टेंट वेव is given by y net is equal to y1 plus y2 simply। this is what is called principle of superposition of waves। अब लोग इतना सिंपल है, हाँ इतना ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही गहरी मीनिंग है इसका, ये आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही गहरी मीनिंग है, अगर इसको समझ जाओगे तो फिर मुझे इंटरफेरेंस करने में काफी आसान होगा। y1 एक वेव है, y2 एक वेव है, दोनों मिले गुल खिले, रिजल्टेंट वेव बना y1 प्लस y2। ठीक है, इसको कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, मतलब समझते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक वेव है ऐसा, ठीक है, ये दिस इज व्हाट इज ए वेव ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन फ्रीक्वेंसी। ये कोई एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कितना दिया, सपोज हम कहेंगे a1। ठीक है, ये कोई एक दूसरा वेव है जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इसकी बराबर है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इसकी बराबर है, लेकिन एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। सपोज ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड है a2। आप देख रहे हो, जब ये वेव चलना शुरू कर रहा था, जब ये वेव चलना शुरू कर रहा था, ये भी चलना शुरू कर रहा था। जब ये मैक्सिमम था तब ये भी मैक्सिमम था, मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं। The oscillations are taking place simultaneously। तो ऐसा केस में हम क्या कहेंगे, The two waves are in phase। ये मैक्सिमम हुआ, वो मैक्सिमम हुआ, ये मिनिमम हुआ, वो मिनिमम हुआ, दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं, in tune with each other without any phase difference, they are moving with same phase। तो सोचो कि ये जो वेव है, इसमें जो हम लिखते हैं कि y is equal to a sin omega t plus minus kx plus phi 0, जो भी कुछ लिखते हैं, इसमें ये y चीज था क्या, it was displacement of the particle from the mean position। मतलब यहां से शुरू से x डिस्टेंस में, यहां से
x डिस्टेंस में कोई पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल है ना, दिस इज व्हाट इज द पार्टिकल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पार्टिकल की बात कर रहे हैं? ये वाला पार्टिकल की बात कर रहे हैं। कौन सा पार्टिकल? ये वाला पार्टिकल। ठीक है, अब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से क्या हुआ? ये पार्टिकल को होना चाहिए था यहाँ पर, गया है यहाँ पर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अलग अलग वैल्यू ऑफ x के लिए अलग अलग समय पे ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। हम जानते हैं कि व्हेन द वेव इज प्रोपेगेटिंग, ईच पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन एंड द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो जब ये वाला पार्टिकल, ये वेव को देखो, ये वाला पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट इज हियर। आपको कहोगे सर एट दिस इंस्टेंट का मतलब क्या है? क्या बाद में ये जगह बदल देगा? यस, बाद में जगह बदल देगा। अगर हम कहेंगे ये वेव को मान लो मैं चलाना शुरू करता हूँ, ये वेव इधर जा रहा है, जैसे ये वेव इधर आ गया, देखो तो अब ये पार्टिकल कहां पर आ गया है? ये पार्टिकल अभी यहां पे आ गया है। दिस पार्टिकल हैज कम हियर, मींस इट हैज कम डाउन, है कि नहीं? और ये वेव और थोड़ा आगे निकल जाएगा तो ये पार्टिकल तो एकदम जब मीन पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये वेव जा रहा है, जैसे जैसे ये वेव आगे जा रहा है, मैं कोई दूसरे पार्टिकल के बारे में बात करता हूँ। जैसे मैं मान लो कि ये वाला पार्टिकल के बारे में बात करता हूँ, देखो क्या हो रहा है। दिस पार्टिकल आई एम टॉकिंग, दिस पार्टिकल का पोजीशन क्या हो रहा है? ये पार्टिकल इसी लाइन पे ही ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। सोचो ये वेव आगे जा रहा है, व्हेन दिस वेव इज गोइंग फॉरवर्ड, देखो तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है। जब वेव इस पोजीशन में है, पार्टिकल यहाँ पे, जब ये वेव इधर गया, पार्टिकल कहाँ पे है? आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे। जब ये वेव इधर गया और आगे, पार्टिकल कहाँ पे है? पार्टिकल यहाँ पे। जब ये वेव और आगे गया, पार्टिकल कहाँ पे है? पार्टिकल नीचे है। दैट मींस दिस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन एंड द वेव कैसे जा रहा है? शुरू शुरू में वेव कुछ ऐसे था और ये वेव धीरे 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 ऐसे जा रहा है और ये पार्टिकल ऊपर नीचे होए जा रहा है। ओहो, ये बात है। अच्छा, ये दोनों वेव सेम फेज में है। अगर ये वेव अकेला जाता तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से होता A2। ये वेव अकेला जाता, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से होता A1। सपोज ये दोनों वेव जा रहे हैं, तो ये जो एनर्जी कैरी करके ले रहा है, उसके चलते इस पार्टिकल को फेंकेगा टू ए डिस्टेंस A2। आई डोंट से डिस्टेंस, आई से डिस्प्लेसमेंट, टू ए डिस्प्लेसमेंट A2, और ये फेंकेगा A1। तो अगर दोनों वेव जाएंगे सेम मीडियम में, तो ये पार्टिकल कितने ऊपर फेंका जाएगा? A1 प्लस A2। डिस्प्लेसमेंट विल बी A1 प्लस A2, है कि नहीं? सिमिलरली सपोज मैं कहूं कि यहाँ पे और कोई एक वेव है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सपोज ये एक तीसरा वेव में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि इसके साथ सेम एम्पलीट्यूड या फिर डिफरेंट एम्पलीट्यूड का है, लेकिन फेज थोड़ा अलग है, ठीक है। यू सी द फेज इज लिटिल डिफरेंट। एक सेकंड, चलो मानते हैं कि ये जो वेव हम देख रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड है A3। अगर ये वेव और ये वेव एक साथ गए, ध्यान से देख लेना, ये वेव के चलते वो पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंकता है 3, ये फेंक रहा है A1, तो पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? A1 माइनस A3। ये दोनों मिलके चलेंगे तो जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड काफी कम हो जाएगा। अरे गेटिंग, कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड? A1 माइनस A3। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड दिख रहा है। अगर ये और ये दोनों वेव मिलेंगे एक जगह, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा? A2 माइनस A3। अगर तीनों एक जगह पहुंच गए, क्या होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? सोचिए पार्टिकल का, A1 प्लस A2 माइनस A3, है कि नहीं? ये बात है। सोचो, एक थ्रेड है, आगे जरूरत पड़ेगा, एक ऐसा वेव जा रहा है जिसका एम्पलीट्यूड है A1। फिर मैं क्या किया? थ्रेड को A से मार दिया, मतलब ऐसा वेव जाने लगा, इसका भी एम्पलीट्यूड हुआ A1। अगर दोनों वेव जाएंगे, क्या बता सकते हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये वाला पहला वाला वेव का एम्पलीट्यूड है A, कैसे? ऐसे होके जा रहा है इन दिस प्लेन। दूसरा वाला कैसा है? ऐसे होके जा रहा है, इसका भी एम्पलीट्यूड A है।
क्या बता सकते हो भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये पार्टिकल पहला वेव के लिए ऊपर फेंका जाएगा ए, दूसरा वेव के लिए इधर फेंका जाएगा ए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? √2a. So the new resultant wave will be √2a. Remember, y is the displacement, it is a vector. समझ में आया क्या? तो ऐसे ही करके अलग अलग वेव के लिए रिजल्टेंट वेव निकालने की जरूरत पड़ेगा। मैं ये फिगर को अभी फिलहाल विराम देता हूं, आपको कुछ लिखना नहीं है, खाली समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, we are trying to understand what is the phenomenon called interference. थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, इंटरफेरेंस क्या है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वेव ऑप्टिक्स मतलब 85% इंटरफेरेंस, बाकी जो 15% रह गया उसमें से 14% इज आपका क्या पोलराइजेशन, 1-2% का डिफ्रैक्शन, क्योंकि डिफ्रैक्शन में कोई भी क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है। ठीक है, खाली फॉर्मूला कैसे हुआ उसका डेरिवेशन बुक से भी दिया है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको समझ में नहीं आएगा और कभी नहीं पूछेंगे डिराइव करके, ऐसा होता है, याद रखना है डिफ्रैक्शन में, तो उसको 1% में लेते हैं। इंटरफेरेंस विल कवर 80 इंटरफेरेंस, एंड अब तक जो पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स का वो सारा मिला के 80% ले लेंगे, और मान लो 15% ले लेगा पोलराइजेशन और 5% ले लेगा डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफरेंट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट इज इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। अब इसका सिग्निफिकेंस भी बता दिया। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरफेरेंस। अब सोचो कि कोई लाइट रे इधर से, यहां पर कोई एक सोर्स है, यहां से कोई लाइट रे आ रहा है, यहां पर कोई दूसरा सोर्स है, यहां से कोई लाइट रे आ रहा है। ये जो लाइट रे, ये अगर अकेला होता, यहां पर इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता, सपोज I1। ये लाइट रे अगर ये अकेला होता, ये नहीं होता, यहां पर इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता I2। अब जब ये दोनों आएंगे, यहां पर जो नेट इंटेंसिटी बनेगा क्या होगा? अब इंटेंसिटी क्या था? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सपोज ये E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये देता है E2 अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर दोनों एक साथ पहुंचेंगे उसी एरिया में पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी मिलेगा? E1 प्लस E2, है ना? तो हम कहेंगे इसके लिए, पहले वाले के लिए जा रहा है dEn1 by ds dt। प्रीवियस क्लास वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इंटेंसिटी। दूसरे वाले के लिए क्या है? dEn2 by ds dt। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को रियलाइज करने की कोशिश करेंगे, दोनों एनर्जी एक जगह पहुंचेगा, तो नेट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? नेट इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी रीचिंग। टोटल एनर्जी कितना पहुंचा? dEn1 dEn2, कितना एरिया में? वही एरिया में, वही समय में। एंड इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इज इट नॉट कमिंग I1 प्लस I2? यस, आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब इधर से अगर I1 इंटेंसिटी का वेव आ रहा है, इधर से I2 इंटेंसिटी का वेव आ रहा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होना चाहिए। ये हमारा जानकारी में है, लेकिन गड़बड़ तो यहीं पे है। क्या गड़बड़ है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज नॉट I1 प्लस I2, इट इज समथिंग डिफरेंट। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा ये I1 प्लस I2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इवन I1 माइनस I2 भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। सर कुछ भी कैसे हो सकता है? अभी तो पता है, ये अगर ला रहा है dEn1 एनर्जी ds एरिया में dt सेकंड में, तो इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका dN2 by ds dt इसका एरिया है, इंटेंसिटी ये हो गया। तो टोटल इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी रीचिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टोटल एनर्जी हो गया, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके चलते गया dEn1, इसके चलते गया dEn2, टोटल एनर्जी इज दिस by this is giving you net intensity, but this quantity is I1, rest quantity is I2, so it is I1 plus I2 ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे गड़बड़ शुरू हो गया। पहले हम देखेंगे कि ऐसे क्यों नहीं होता है, फिर हम देखेंगे कितना होता है। Let us go back to the previous page again. सोचिए, हम जानते हैं कि ये दोनों वेव का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, हम इसको मिटा देते हैं। लेट मी थ्रो दिस आउट फॉर द टाइमिंग, इसको भगा दिए गए, ये गए। अब ये दोनों वेव को देखिए।
अब हम चलो थोड़ा न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक वेव का एम्पलीट्यूड को ले लेता हूं, सपोज समझने के लिए। सपोज हम कहेंगे दोनों का इंटेंसिटी बराबर है, ये एम्पलीट्यूड ए है और सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये एम्पलीट्यूड है मान लो 2a। अच्छा, हम जानते हैं कि दोनों का वेवलेंथ बराबर है ना, देख रहे हैं दोनों का वेवलेंथ बराबर है, इसका जब तक एक वेवलेंथ हुआ इसका भी तब तक एक वेवलेंथ हुआ, दोनों का वेवलेंथ बराबर है। अच्छा, वेवलेंथ बराबर है मतलब मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक है मतलब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यू नो, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब हुआ अगर पहले वाले का इंटेंसिटी आई है, दूसरे वाले का इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2a का स्क्वायर 4i। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes. Yes. तो पहले वाला का अगर इंटेंसिटी आई हुआ तो दूसरे वाला का इंटेंसिटी होना चाहिए 4i। मतलब ये जहां पे दोनों मिलेंगे वहां पे नेट इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, नेट इंटेंसिटी शुड बी 4i प्लस i इज इक्वल टू 5i, ये होना चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन अभी देखो तो जैसे दोनों एक जगह मिले, जो रिजल्टेंट वेव बिना उसका नेट इंटेंसिटी नेट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये फेंका 2a, ये फेंका a, ये हो गया 3a। तो नेट इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 9i। अगर इसका i1 का i हुआ तो i नेट का 9i होगा कि नहीं होगा? सो सरप्राइज, यहां से कुछ एनर्जी आ रहा है, इसके चलते कुछ एनर्जी आ रहा है, जहां पर मिल रहे हैं वहां पर एनर्जी बढ़ जाता है कि नहीं? देखो एनर्जी बढ़ गया। अगर ये दोनों सेम फेज में थे बोल के सोचो कि ये वेव कुछ ऐसे होता, कौन सा वाला वेव, नीचे वाला वेव, नीचे वाला वेव को मैं सरका देता हूं। सपोज ये वेव कुछ ऐसे होता या फिर ऐसे होता, सोचो, मतलब जब ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, पाई है, 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री पीछे, फेज डिफरेंस इज पाई। जब ये ऊपर गया है a, ये नीचे गया है 2a, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऊपर का हुआ a, नीचे का हुआ 2a, इसका नीचे की तरफ 2a, इसका ऊपर की तरफ a, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऑब्वियसली a, हाँ माइनस a। तो इंटेंसिटी क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब i होगा। इसका देखिए 4i है, इसका i है, दोनों मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज कमिंग i, है ना, एक सरप्राइजिंग इफेक्ट। इट इज बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट, दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर क्या कहता है कि लाइट इज ए फ्लो ऑफ फोटॉन्स। अच्छा, फोटॉन्स, इधर से 10 फोटोन आया, इससे 5 फोटोन आया, टोटल कितना फोटोन पहुंचे, 15 फोटोन। तो उसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, 5 ही होना चाहिए था, एनर्जी इज एडेड, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। समझ में आया क्या? तो ये जो फेनोमेनन है इंटरफेरेंस का, बिकॉज इट इज कैन बी एक्सप्लेन्ड ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो अब हम वापस चलते हैं स्टेटमेंट बनाने के लिए। क्या स्टेटमेंट बनाएंगे हम स्टेटमेंट बनाएंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, when two monochromatic waves of intensities, when two monochromatic waves of intensities I1 and I2 moving in same direction or moving in almost same direction, I'll say almost same direction, superimpose the resultant intensity at point of
सुपरपोजिशन may be different from I1 plus I2. This phenomenon is called interference. रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम ये नहीं कहेंगे कि I1 प्लस I2 नहीं होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी फेज डिफरेंस बिटवीन देम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखें दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस था उसके हिसाब से, जब फेज डिफरेंस 0 था क्या हो रहा था, हम देख रहे थे अभी एक का एम्पलीट्यूड A है, दूसरा का 2A है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता था 3A, इंटेंसिटी होता था 9 टाइम्स I। तो हम क्या देखे इसमें, हम देखे कि दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। एक तो हुआ व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, अगर लाइट वेव्स मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्या होगा, तब भी इंटरफेरेंस होगा, जिसको कहते हैं नॉन सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के बाद में उसको देखेंगे। और क्या देखे, may be different from I1 plus I2, क्या इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 plus I2 नहीं होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है I1 minus I2 होगा, हो सकता है 0 होगा, हो सकता है कुछ भी होगा। तो ये दोनों वर्ड को आप याद रखना। स्कूल में हम लोग जो इंटरफेरेंस पढ़ते हैं उस इंटरफेरेंस का मतलब होता है सस्टेनेबल इंटरफेरेंस। ठीक है, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस क्या है बताएंगे। इंटरफेरेंस 3 किस्म के होते हैं, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस, एक होता है नॉन सस्टेनेबल विजिबल इंटरफेरेंस, दूसरा होता है नॉन सस्टेनेबल इनविजिबल इंटरफेरेंस। नॉन सस्टेनेबल विजिबल इंटरफेरेंस एंड नॉन सस्टेनेबल इनविजिबल इंटरफेरेंस, ये दोनों को टुवर्ड्स एंड हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा उसके ऊपर जेईई में फंडामेंटल क्वेश्चन 1-2 आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। यस, तो ये बात हुआ, क्या देखे, when two monochromatic waves of intensity I1 and I2 moving almost in same direction superimpose, the resultant intensity at point of superposition may be different from I1 plus I2. This phenomenon is called interference. तो सबसे पहला important statement क्या हुआ, ये write the condition for interference. इंटरफेरेंस कब होता है, क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेकेंड टर्म में तो पक्का आएगा। इतना इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या देखें, जितना हम लोग डिस्कशन किया उससे आपको पता चल रहा होगा ये इंटरफेरेंस कैन इट बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, नो। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2, है नहीं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो कैन इट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, यस इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क वाला क्वेश्चन। क्या इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, बोथ, नॉन, ऐसे करके क्या लिखेंगे, दिस फेनोमेनन, और इंटरफेरेंस सीधा लिखते हैं, इंटरफेरेंस cannot be explained by particle nature of light, particle nature of light, but it can be justified by वेव नेचर ऑफ लाइट। हाँ, कैसे अभी भी बताएंगे, लेकिन हम तो आपको डायग्राम के थ्रू से बता चुके हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू से बता चुके हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कि अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 नहीं होगा तो कितना होगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 में हम चलते हैं। नोट पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे क्या होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी।
पॉइंट नंबर 3 में दिखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डिराइवेशन आ गया। दिस इज ए लॉन्ग क्वेश्चन, विल राइट इट इन डिटेल्स। कैलकुलेशन ऑफ resultant intensity in case of interference। जब इंटरफेरेंस हो रहा है तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट टू मोनोक्रोमेटिक waves, led to monochromatic waves given by y1 is equal to a1। मोनोक्रोमेटिक है, वेवलेंथ बराबर है, सेम मीडियम में एक दूसरे को मिलने वाले हैं, मीडियम से वेलोसिटी बराबर है, वेवलेंथ बराबर है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगा ओमेगा टी प्लस के एक्स एंड y2 is equal to a2 sin omega t plus kx plus phi। Meet at a point with phase difference कितना है। पहले वाले का देखो कोई फेज एंगल नहीं दिया हूं, दूसरे वाले का फाई है। ये पूरा का पूरा चीज को इंस्टेंटेनियस फेज कहते हैं। इसका इंस्टेंटेनियस फेज है ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसका है ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, मतलब ये इन दोनों में एक फेज डिफरेंस है फाइव, विथ फेज डिफरेंस फाइव। ठीक है, फेज डिफरेंस फाइव। ठीक है, इसको थोड़ा यहां लिख देते हैं, विथ फेज डिफरेंस फाइव। तो ये फाइव क्या है पहले आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए। फाइव क्या हुआ, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। कहां पे, जहां पे दोनों मिल रहे हैं। मीट एट ए पॉइंट विथ फेज डिफरेंस फाइव, जहां पे दोनों मिल रहे हैं। ध्यान रहे ये जो फाइव है, फाइव इज, ध्यान रहे, फेज डिफरेंस एट पॉइंट ऑफ मीटिंग, पॉइंट ऑफ मीटिंग। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ superposition, by principle of superposition the resultant wave is y is equal to y1 plus y2। कितना सिंपल है, हर कोई जानता है। y is equal to y1 plus y2। आगे बढ़ते हैं। 10 क्या मिला, y इज इक्वल टू, और y नेट कहो, रिजल्टेंट वेव को हम y नेट कहते हैं, ठीक रहेगा। y नेट अच्छा इज इक्वल टू y1 का वैल्यू था a1 sin ओमेगा t प्लस के एक्स, y2 का वैल्यू था a2 sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस 5 और 5। चलो ठीक है, और 5 ऐसा था। ये दोनों को जोड़ेंगे। Now some trigonometric auxiliary that everyone knows। मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म को मानता हूं अल्फा और दूसरा वाला फाई है, मतलब ये क्या हो जाएगा a1 sin अल्फा प्लस a2 sin अल्फा प्लस 5। ये साइन a प्लस b फॉर्म में है। इसको अगर हम अल्फा कहते हैं, ये क्वांटिटी को अल्फा कहते हैं, तो ये पूरा चीज क्या हो गया अल्फा प्लस 5। चलिए एक्सपांड करते हैं। ये तो जो था वही रहेगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। a1 sin ओमेगा t प्लस के एक्स, ये था यही रहा। थोड़ा प्यार से लिखते हैं, मार्क कट जाएगा। ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a प्लस b। क्या फॉर्मूला है, साइन a cos b प्लस cos a साइन बी। ठीक है ना। हाँ, जिनको नहीं आता है मैथमेटिक्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स कॉस 5। लिखने के लिए मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, जगह थोड़ा कम है यहाँ पे, तो मैं आई विल राइट इट हियर इक्वल टू साइन ए कॉस बी
cos b मतलब cos फाई, तो हम ऐसे लिखेंगे a2 cos फाई sin ओमेगा t प्लस kx प्लस a2 cos a sin b मतलब sin फाई cos a मतलब ओमेगा t प्लस kx, ई हो गया हमारा फॉर्मूला। सारे को जोड़ो तो इसे आएगा। अब थोड़ा प्यार से देखो, यहाँ पर है sin ओमेगा t प्लस kx, यहाँ पर भी है sin ओमेगा t प्लस kx, इन दोनों में से ये चीज कॉमन चले जाएगा, क्या मिलेगा a1 प्लस a2 cos फाइव होल इंटू है ना sin ओमेगा t प्लस kx प्लस दूसरा वाला ये तो बचा है यहाँ पे a2 sin फाइव cos ओमेगा t प्लस kx, ई हो गया हमारा रिजल्टेंट वेव। क्या फायदा ऐसा 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 करके इतना सारा मैथमेटिकल काम करके? हाँ है फायदा, ये है यहाँ पे एक चीज लिखूंगा जो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते हो। मालूम होगा अगर आपका y इज इक्वल टू a साइन x और a साइन थीटा प्लस b cos थीटा है, इफ y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, तो क्या आपको मालूम है देन y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? क्या होता है y का मैक्सिमम वैल्यू? याद रखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर होता है। कैसा हुआ? चाहोगे तो बताएंगे, नहीं तो स्किप कर जाएंगे। क्या आपको चाहिए कि ऐसे कैसे हुआ? ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। क्या है कि अगर हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, देन y का मैक्सिमम वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू बदल दे आओ, y का मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना? y का मैक्सिमम वैल्यू विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या आप लोगों को चाहिए ये कैसे हुआ? तो मैं करके दिखाऊं। चाहिए किसी को ये कैसे हुआ? सबको मालूम है? नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को चाहिए तो यू कैन वेट आफ्टर द क्लास, आई विल एक्सप्लेन फाइव टू किल एवरीवनस टाइम। अगर y इक्वल ये हुआ, ये आपको मालूम है। अच्छा, हमारे पास y नेट आ गया। ये चीज मैं निकालना चाहता हूं एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अरे भाई, हमारा जो एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस kx में एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो जो रिजल्टेंट वेव बना है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब रिजल्टेंट वेव है ये पूरा थिंग, है ना? तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का क्या होगा? y का मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये आपको दिख रहा है? समथिंग लाइक a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्म में दिख रहा है ना? तो y नेट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल ओवर। होगा कि नहीं होगा? ये चीज आपको मालूम है तो इसी के बलबूते पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये चीज आपको मालूम है, ये आपको लिखना नहीं है, और लिख दोगे भी तो क्या फर्क पड़ता है? टीचर सोचेगा अच्छा लड़का है, समझा के लिखता है, ठीक। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू y नेट का मैक्सिमम वैल्यू। कैसे निकलेगा? देखिए यहां से y नेट इज समथिंग लाइक a sin थीटा b cos थीटा, ये फॉर्म में। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। तो क्या बनेगा? a स्क्वायर मतलब a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस a2 sin फाई का स्क्वायर होल रूट ओवर। ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। करिए सिंपलीफाई, कितना सिंपल है। इसको एक्सपांड करो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस इसका स्क्वायर मतलब a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, है कि नहीं? हाँ, होल रूट ओवर इज देयर।
अब देखिए यहाँ पे टर्म है a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, ये a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन जाएगा और cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई में आपस में बड़ी दोस्ती है, जब मिलते हैं एक हो जाते हैं। क्या मिलेगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। याद रखना एकदम मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसा एक सिमिलर फॉर्मूला कभी बचपन में हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे करके पढ़े थे ना। फॉर्मूला सिमिलर, याद रखने के लिए आसान हो गया, ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला आ गया, है ना। तो अगर हमारे पास दो वेव है, उनका एम्पलीट्यूड्स a1 और a2 है, उनके बीच में फेज डिफरेंस फाई है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज व्हाट इज द नेट एम्पलीट्यूड, इट इज नथिंग बट नेट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। क्या यहां तक की चीजें सबको समझ में आया? यस। लेकिन एम्पलीट्यूड से मेरे को क्या करना है? मेरे को तो इंटेंसिटी से मतलब है, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन, ड्यू टू इंटरफेरेंस। अच्छा, तो चलिए इंटेंसिटी निकालते हैं। अच्छा, लेट आपका जो I है इज इक्वल टू समथिंग से k a स्क्वायर, where k is any constant, k is a constant, कोई एक कांस्टेंट। उधर भी हम लोग एक k रखे थे, हो सकता है यू विल कंफ्यूज, थोड़ा आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए से इट इज इक्वल टू बीटा a स्क्वायर। ठीक है, बीटा कुछ भी लिख देते हैं, बीटा, ठीक है, बीटा इज ए कांस्टेंट, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, है कि नहीं। अब सोचो तो मैं ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, वी कैन राइट ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सर नहीं सर, आप बोले थे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ वो ठीक है, बट दीज आर ऑल मोनोक्रोमेटिक वेव्स, है ना। तो हम स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ले रहे हैं सबके साथ, इसके अंदर ओमेगा आ जाएगा, बीटा के अंदर ही ओमेगा आ जाएगा। वी कैन राइट ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दिया तो रूट ओवर भाग जाएगा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। अच्छा, a नेट का स्क्वायर, अगर I इज बीटा a स्क्वायर तो हम कहेंगे a स्क्वायर क्या हो जाएगा? I बाई बीटा, तो ये हो जाएगा I नेट बाई बीटा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये आ जाएगा I1 बाई बीटा, समझ में आया क्या? ये I2 बाई बीटा, I1 I2 सब क्या है? These are all intensity of the waves, original waves, component waves। ये 2, अच्छा a square is I by बीटा, a क्या होगा? I by बीटा का रूट ओवर, so it is रूट ओवर ऑफ I1 by बीटा। a2 क्या है? रूट ओवर ऑफ I2 by बीटा एंड cos फाई। थोड़ा सा समझ में आ गया है, इस समझदारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है, समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये हमें समझ में आ गया, थोड़ा मैं इसका कलर भी ठीक। अब देखो तो इधर भी एक बीटा, इधर भी एक बीटा, ये रूट बीटा मिलके हो गया बीटा, तो तीनों बीटा है, ये कैंसिल हो जाएंगे इस बीटा के साथ। क्या मिलेगा? मिलेगा 10 10 10 I नेट, नीचे का बीटा को खा गया, क्या मिला? I1 प्लस I2, ध्यान से देखो, I1 प्लस I2, इधर का भी रूट बीटा चला गया, क्या रह गया? 2 इंटू रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos फाई, यस, प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos फाई, यस। देखा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो रहा है? इट इज कमिंग रूट ओवर ऑफ I1 plus I2 plus 2 root over of I1 I2 cos phi. It is not simply I1 plus I2. It is something other than I1 plus I2 depending upon the value of phi. सर फाई बदलता है क्या? हाँ, क्यों नहीं बदलेगा भाई, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास काफी क्वेश्चन किए। मान लो कि ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है ना, ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, यहाँ से ले आया, यहाँ से ले आया, जब यहाँ पे पहुंचे दोनों का पाथ डिफरेंस डिफरेंट था, इसलिए दोनों के बीच में
फेज डिफरेंस आ गया। यहाँ पर कुछ फेज लेके पहुंचे, अगर इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका इंटेंसिटी I2 है, तो यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस फाई है तो नेट इंटेंसिटी क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2√ऑफ I1 I2 cos फाई। समझ में आ रहा है क्या? अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या हो जाएगा, √ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। समझ में आया क्या? तो ऐसे करके हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना आना चाहिए। तो ये हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिराइवेशन। अगर यही चीज को लेके हम थोड़ा हमारा पुराना वाला जो डिस्कशन था उसमें जाएंगे, ये वाला डिस्कशन में क्या था बताओ, इसका एम्पलीट्यूड था A, इसका एम्पलीट्यूड था 2A और शुरू में ये वेव कुछ ऐसे था, मतलब दोनों फेज में थे। जब ये जीरो था, ये मैक्सिमम, ये जीरो, ये मिनिमम, मतलब दोनों एक साथ डेंस कर रहे थे। देयर वाज नो फेज डिफरेंस। फाई का वैल्यू क्या था, 0। व्हेन फाई का वैल्यू 0, इसका इंटेंसिटी अगर है I, इसका है 4I, ये I है, ये 4I है। चलिए वापस चलते हैं हमारा केस में वापस चलते हैं और देखते हैं I1 is I, I2 is 4I एंड फाई इज 0। डाल के देखो तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा I प्लस 4I प्लस 2I इंटू 4I स्क्वायर का √, cos 0 कितना आ रहा है भैया, कितना आ रहा है देखो तो, ये 5I और ये कितना हो गया 2I 4I, तो हो गया ना 9I। तब भी 9I आ रहा था। अरे वहां पर भी तो हम लोग निकाल के देखे थे, इट वॉज कमिंग आउट टू बी 9I फ्रॉम द फंडामेंटल डिस्कशन कि एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 9I हो गया। क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? समझ हो रहा है तो, हजम हो रहा है तो अभी तुरंत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। सपोजिंग दो ठो वेव, दोनों का एम्पलीट्यूड A है, ये भी A है, दूसरा भी A है। आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, फंडामेंटल से निकाल सकते हो। ये दोनों वेव 0 फेज डिफरेंस पे कहीं पे मिले, ये अगर 0 फेज डिफरेंस पे कहीं पे मिलेंगे, मान लो कि पहले वाले का इंटेंसिटी I है, दूसरे वाले का इंटेंसिटी I है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, सोच लो। पहले वाले का I है, दूसरे वाले का I है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर इसका A है, इसका A है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा 2A। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, 2A का स्क्वायर, कितना 4A स्क्वायर। ये अगर इसका इंटेंसिटी I है, इसका इंटेंसिटी I है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा 4I। क्या ये बात समझ में आ रहा है? पहले सच बताओ, इज इट अंडरस्टूड रियली? यस। नहीं आया तो फिर से बताएंगे। सबको समझ में आया क्या ये वाला स्टेटमेंट? अगर ये I है, ये I है, ये A है, ये A है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा 2A और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा 2A एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा 4I। क्या ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अच्छी बात है। सोचो क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस में ऐसे आया है, जो कि बुक में नहीं है तुम्हारा, बुक में तो 2 वेव का इंटरफेरेंस है। वो क्या दिया, 3 ठो वेव, तीनों मोनोक्रोमेटिक, तीनों का इंटेंसिटी I एक जगह मिले विथ 0 फेज डिफरेंस। क्या बता सकते हो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा? सोचो अगर इसका एम्पलीट्यूड A है, इसका भी एम्पलीट्यूड A है, तीसरा वाला लेके आए उसका भी एम्पलीट्यूड A है, तीनों अगर एक जगह मिलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 3A। अगर तीनों का इंटेंसिटी इंडिविजुअली I है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से क्या होना चाहिए था 3I, लेकिन होगा कितना 3A का स्क्वायर 9I। आर यू गेटिंग? ये मेडिकल एंट्रेंस में आ चुका है कि अगर 3 monochromatic waves, each of intensity I hit at a point, what will be the resultant or maximum intensity at the point of superposition? तो आप कहोगे 9I। What should be the intensity at the point of superposition, assuming light is a particle, assuming the particle nature of light? तो क्या कहोगे 3I, लेकिन होता क्या है 9I। समझ में आया क्या? तो ये चीज ध्यान रखना। खैर हमें समझ में आ गया कि हमारा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला से देखे हम इसको, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई। ठीक है, यहां तक की चीजें सबको समझ में आया। नाउ लेट अस सी फर्दर। हम लोग बात कर रहे थे रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन केस ऑफ इंटरफेरेंस।
और हम लोग देखे इसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट नंबर 3, इसको चलो कहते हैं बिट नंबर 1। बिट नंबर 2 में समराइज, मतलब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इतना सारा सोचना नहीं है, क्या याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इफ 2 मोनोक्रोमेटिक वेव्स, मैं समराइज कर रहा हूं, जो अभी पूरा डिस्कशन किया उसको समराइज कर रहा हूं। इफ 2 मोनोक्रोमेटिक वेव्स of amplitudes, if 2 monochromatic waves of amplitudes A1 and A2 having intensities I1 and I2 meet at a point with a phase difference phi, तो क्या कोई मुझे बताएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? इट विल बी A1 स्क्वायर, बोलिए A2 स्क्वायर प्लस ट्रायंगल लॉ वाला फार्मूला A1 A2 cos phi, और कोई बताएगा नेट इंटेंसिटी क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos phi। बस न्यूमेरिकल के लिए इतना याद रखना है, कैसे हुआ जानने के लिए वो डेरिवेशन करना है। और अभी तो सेकेंड टर्म में क्योंकि सिर्फ ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स है, हम कोई भी डेरिवेशन नहीं छोड़ सकते, है ना। 50 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, कैसे हुआ जानने के लिए आगे का डेरिवेशन देखना। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? अरे आजकल तो आपकी पढ़ाई काफी इजी हो गया, पहले तो काफी डिफिकल्ट चीजें आते थे इंटरफेरेंस में, है ना, बहुत सारी चीजें थे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको कहते हैं? व्हेन a bright spot is formed at the point of superposition, the interference is called constructive interference। It is called constructive interference। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन पे एक ब्राइट स्पॉट की फॉर्मेशन होता है तो हम उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ब्राइट स्पॉट कनेक्ट, ठीक है, दैट मीन्स एट दी ब्राइट स्पॉट, दोनों लाइट मिल रहे हैं, ब्राइट लाइट बन रहा है, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। आप कहोगे आई नेट इज मैक्सिमम, resultant intensity should be maximum। now again go back to the formula for resultant intensity। ये था I1 क्या है? पहला वेव का इंटेंसिटी। I2 क्या है? दूसरा वेव का इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा? जब I1 I2 को तो हम बदल नहीं सकते, they are coming from different sources, सोर्स का इंटेंसिटी फिक्स्ड है। तो क्या कर सकते हैं? for different value of phi, try to understand। supposing हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक सोर्स है मेरे भाई, बन जाओ। हाँ, यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है। अब देखो
ये दोनों सोर्स से निकलता हुआ लाइट यहाँ पे आ रहे हैं। सिमेट्री से पता चल रहा है कि जितना लंबा आ रहा है उतने लंबा आ रहा है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर ये कोहेरेंट है और इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है और ये मोनोक्रोमेटिक है तो यहाँ पे दोनों का पाथ भी बराबर होने के कारण पाथ डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0 है, तो ब्राइट स्पॉट तो बनेगा ही। लेकिन जब हम किसी एक दूसरे पॉइंट में जाएंगे, इसका रास्ता छोटा हो गया, इसका बड़ा हो गया, है नहीं? कब इसका जब छोटा हो गया, इसका बड़ा हो गया, देयर इज ए पाथ डिफरेंस। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पाथ डिफरेंस there will be a corresponding phase difference. Depending upon the phase difference there will be some resultant intensity, है कि नहीं? अब ये phase difference अगर 0 होता, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि phase difference जैसे जैसे दूर जा रहे हैं पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जैसे हम ऊपर जा रहे हैं डेल्टा एक्स बढ़े जा रहा है, डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो हमारा जो फेज डिफरेंस क्या था 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अगर बढ़ते जाएगा तो फाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? शुरू में फाई क्या था 0, बढ़ते जा रहा है, एक समय आएगा फाई जब फिर से 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई फेज डिफरेंस इज सेम है 0 फेज डिफरेंस, है कि नहीं? 0 फेज डिफरेंस हुआ तो फिर से ब्राइट स्पॉट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ढेर सारे ब्राइट स्पॉट मिलेंगे। तो ब्राइट स्पॉट कहां पर होंगे? जहां पे हमारा फाई का वैल्यू 0 होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा या n पाई होगा, सॉरी 2n पाई होगा, कुछ होगा तो ब्राइट स्पॉट विल बी फॉर्म। तो कहां पे ब्राइट स्पॉट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसी पॉइंट पे पहुंचते हुए दोनों रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस है या फेज डिफरेंस है उनके ऊपर डिपेंड करता है। टू रेज आर मीटिंग एट ए पॉइंट, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, उससे फेज डिफरेंस क्या है, और वो ब्राइट स्पॉट होगा कि नहीं होगा हम वहां से पता कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो इतने सारे डिस्कशन के बाद पता चला आइनेट इज मैक्सिमम, दैट इज cos फाई क्या होना चाहिए? cos फाई कहां से आया? cos फाई यहां से आया। मैक्सिमम आइनेट कब होगा? when this quantity is 1। आप कहोगे when cos फाई is equal to 1, that means फाई कितना है 2n पाई, ये n क्या है? n is 0 1 2 3 कुछ भी ले लो। so when phi is 2n pi the phase difference is even multiple of pi और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, कुछ भी कहो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो आप कहोगे कि एक ब्राइट स्पॉट फॉर्मेशन होगा। समझ में आया क्या? अच्छा सो फॉर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, लिखेंगे फॉर ए ब्राइट स्पॉट the phase difference between rays और waves एट कहां पे? एट पॉइंट ऑफ मीटिंग, जहां पे मिल रहे हैं वहां पे। रास्ते में क्या है उससे मतलब नहीं है, जहां पे मिल रहे हैं वहां पर फेज डिफरेंस क्या है, वहां से रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलता है। फॉर ब्राइट स्पॉट द फेज डिफरेंस बिटवीन रेज एट पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ थोड़ा ऑफ हो गया है, पकड़ लेते हैं इसको, खींच लेते हैं, चलो। पॉइंट ऑफ मीटिंग इज 2n पाई, ठीक है। तो चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। When फेज डिफरेंस क्या लिखेंगे? एज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। तो आप क्या कहोगे? therefore for a bright spot क्या होना चाहिए? आपका 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस की जगह लिख दिए, कितना होना चाहिए? 2n पाई। क्या दोनों तरफ से 2 पाई खा गया? हाँ खा गया। व्हाट इज डेल्टा एक्स? n लैम्बडा। दैट मींस if the path difference is a whole number multiple of wavelength,
तो क्या होगा, ब्राइट स्पॉट फॉर्मेशन होगा, है ना। एक ब्राइट स्पॉट फॉर्मेशन होने का कंडीशन क्या हुआ, पाथ डिफरेंस मस्ट बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस मस्ट बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, जबकि n का वैल्यू क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ब्राइट स्पॉट बनने के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस मस्ट बी 2n पाई एंड द पाथ डिफरेंस मस्ट बी n लैम्बडा। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्बडा, ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। अगर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो बताओ कि यहाँ पे कोई एक स्क्रीन है, स्क्रीन के सामने दो सोर्स रखे हुए हैं, ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ये एक दूसरा सोर्स है, दोनों हैं मोनोक्रोमेटिक। समझो और बताओ, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, आपको समझ में आया कि नहीं आया चेक कर रहा हूं। ये कोई एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर दो सोर्स रखे हुए हैं, ये स्क्रीन इतना बड़ा क्यों हो रहा है, हाँ ठीक है, ये दो सोर्स रखे हुए हैं। चलिए मानते हैं कि ये A है, ये B है, ठीक है, ये A है, ये B है, और चलो मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इट इज कमिंग गिवन आउट टू बी से 17,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहां से लाइट आ रहा है, यहां से भी लाइट आ रहा है, ये दोनों लाइट यहां पर मिलते हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, द लाइट्स आर मीटिंग हियर एट पॉइंट P। ध्यान से देखना, मैं दूसरे पेज में ले लूंगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जानने के लिए आई टेक इट टू अदर पेज, ठीक। हाँ, क्या हुआ, इन फिगर shown A and B are two monochromatic, A and B are two monochromatic sources। सोर्सेस विदिन ब्रैकेट दिया है, वेवलेंथ कितना दिया, 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। A and B are two monochromatic sources, वेवलेंथ दिया है, with no phase difference, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं। फॉर बाय व्हाट मिनिमम डिस्टेंस A must be moved to form a bright spot। ध्यान से देखना बेटा, ब्राइट स्पॉट एट P ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन के ऊपर P पॉइंट में ब्राइट स्पॉट बनाने के लिए A को मिनिमम कितना मूव करना पड़ेगा ऑन स्क्रीन, ये ब्राइट स्पॉट बनाने के लिए A को कितना मूव करना पड़ेगा, B इज फिक्स्ड, गिवन B इज फिक्स्ड। बस आंसर की जरूरत है, आप लोगों को आता है तो बताइए क्या हो, व्हाट मिनिमम डिस्टेंस हमें इसको मूव करना है। एकदम कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, पेन पेपर की जरूरत नहीं है, जिनको समझ में आ रहा है सीधा सीधा करेंगे, नो पेन पेपर रिक्वायर्ड। पेन पेपर यूज करने वाले उनको समझ में नहीं आया, सोचना है, बताना है, सोच के बताओ क्या है। P में ब्राइट स्पॉट फॉर्मेशन होगा, ब्राइट स्पॉट फॉर्मेशन होने का कंडीशंस क्या था, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर ब्राइट स्पॉट, फॉर कंडीशन ब्राइट स्पॉट के लिए था द पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्बडा, है कि नहीं, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होना चाहिए। देखो तो इस केस में एक रे यहां से निकल के यहां पे आ रहा है, एक रे यहां से निकल के यहां पे आ रहा है, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम, 17,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो और इसका इंडिविजुअल वेवलेंथ कितना है, 12,000। पाथ डिफरेंस क्या होने से ब्राइट स्पॉट होगा, होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस, मतलब व्हेन द पाथ डिफरेंस इज 0, व्हेन द पाथ डिफरेंस इज 12,000,
when the path difference is 24,000, when the path difference is 36,000, ब्राइट स्पॉट होगा कि नहीं होगा? फॉर ए ब्राइट स्पॉट टू बी एट पॉइंट P, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे, फॉर ए ब्राइट स्पॉट एट P, लिखेंगे यहां पे फॉर ए ब्राइट स्पॉट एट P, फॉर ए सॉल्यूशन ब्राइट स्पॉट एट P, सॉल्यूशन को थोड़ा ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन सिग्नल सबको अच्छा लगता है, हाँ ब्लू हो गया। फॉर ए ब्राइट स्पॉट एट पॉइंट P, what should be delta x n लैम्डा, जबकि n का वैल्यू क्या है? 0 1 2 एंड सो ऑन, मतलब दैट इज डेल्टा x must be, n का वैल्यू 0 ले लो होगा 0, 1 ले लो, लैम्डा कितना दिया है? 12,000, तो 12,000 आर्मस्ट्रांग, नहीं फिर 2 ले लो, कितना होगा? 24,000 आर्मस्ट्रांग, क्या सबको समझ में आ रहा है? 3 ले लो, 36,000 आर्मस्ट्रांग। अगर यही सब पाथ डिफरेंस होता तो ब्राइट स्पॉट होता, लेकिन है कितना? 17, क्या ब्राइट स्पॉट होगा? नहीं होगा। मिनिमम मूव करवाना है, मतलब या तो आप इसको 12 बना दो या फिर इसको 24 बना दो। 12 बनाने के लिए कितना मूव करवाना पड़ेगा? 5,000 आर्मस्ट्रांग। 24 बनाने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा? 7,000 आर्मस्ट्रांग। मिनिमम मूव करवाना है, कितना मूव करवाएंगे? 5,000 आर्मस्ट्रांग, दैट टू इन दिस डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Is it understood? It is to be moved by 5,000 Armstrong. 12,000 is closest to 17,000. 24,000 is not that close. क्या ये बात समझ में आ रहा है कि मैं ही पढ़ रहा हूं, तुम लोग देख रहे हो? पढ़ रहे हो ना? आ रहा है ना समझ में? तो कितना मूव करना पड़ेगा इसको? 17 को 12 बनाने से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कि 17 को 24 बनाने से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा? 24 बनाने के लिए 7,000 मूव आर्मस्ट्रांग मूव करवाना है, 12,000 बनाने के लिए 5,000 इधर को मूव करवाना है। 10 10 10 क्या लिखेंगे? 10 मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिक्वायर्ड is 17,000 minus 12,000 is equal to 5,000 आर्मस्ट्रांग। तो ए को 5,000 आर्मस्ट्रांग मूव करवाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हो गई बात। तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है समझ में आ गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब 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 ये हो गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये होता है। जब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इसको क्यों झमेला रखे, इसको साफ कर देते हैं, विल क्रिएट अदरवाइज कंफ्यूजन लेटर। हाँ, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है व्हेन द पाथ डिफरेंस इज एन लैम्डा और द फेज डिफरेंस इज 2n पाई। समझ में आया क्या? लेट अस गो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखना चाहूंगा। क्या लिखेंगे बताओ? व्हेन ए ऐसा स्पॉट dark spot is formed at the point of superposition, the interference is called destructive interference. At the dark spot, I net should be minimum or maximum? Minimum. Minimum होने के लिए cos phi क्या होना चाहिए? -1. cos phi माइनस होने के लिए phi का वैल्यू क्या होना चाहिए? लिखो, करो। अब एक चीज को फंडामेंटली समझ गए तो बाकी सारा चीज लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो लेट अस प्रोसीड एंड राइट। मैं तो कॉपी करना चाहूंगा, हम लोग सब जुगाड़ू लोग हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लो भैया, सारा चीज कॉपी कर लो। यस, कॉपी। जस्ट अ मिनट। ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसमें अगला पेज में जाना चाहूंगा और लिखूंगा क्या? यस,
बिट नंबर 4 की बात चल रहा है, बिट नंबर 4 की बात चल रहा है। क्या बात चल रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है बताने के लिए मैं जहां जहां पर चेंज कर रहा हूं उसको लिख रहा हूं थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना आसानी से बन रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो क्या चेंज किया, कौन की जगह डैश कर दिया। अच्छा, वेयर ए डार्क ब्राइट की जगह क्या लिखेंगे? डार्क स्पॉट इज फॉर्म्ड, वेयर ए डार्क स्पॉट is formed at point of superposition, the interference is called destructive interference। आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम नोड को मैं यूज कर रहा हूं, है ना? तो ये डिस्ट्रक्टिव में 2 एस हो गया है, ये डिस्ट्रक्टिव में 2 एस हो गया है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो कितना थोड़ा थोड़ा सा चेंज। At the dark spot, at the dark spot, at the dark spot, at the dark spot, I net should be minimum। कितना इंटरेस्टिंग है, मिनिमम। अच्छा, मिनिमम होने के लिए cos फाई क्या होना चाहिए? -1। ये ब्लू लेटर से पता चल जाएगा मैं क्या क्या चेंजेस किया हूं। तो फाई क्या होना चाहिए? cos फाई -1 कब होता है भैया? कब होता है फाई -1? जब फाई का वैल्यू होगा कितना? फाई का वैल्यू होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो हम इसको ऐसे कुछ लिखेंगे, ये जो पाई है थोड़ा इसको दूर हटाओ और बगल में लिखो क्या? ऐसा लिखो 2n + 1 इंटू पाई, n इक्वल टू 0 डालो, क्या मिलेगा? पाई। 1 डालो, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ बुक्स में ये 2n - 1 पाई लिखते हैं, वो भी सही है, लेकिन ध्यान से देखना वो यहां पर क्या करेंगे? n का वैल्यू 0 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, लेकिन 1 2 3 4 लिखेंगे। तो उनका भी सही हुआ, लेकिन उनका मेथड कभी फॉलो मत करना। आगे चल के हमें जो ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस बनेंगे उनको नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है? नंबरिंग करना पड़ेगा, तब ये गड़बड़ कर देता है नंबरिंग में। हरदम आप 2n + 1 n वेरिंग विथ 0 1 2 3 4 लिखना, 2n - 1 लिख के n को 1 2 3 4 मत लिखना। कुछ कुछ बुक्स में ऐसे दिया है, स्कूल लेवल की बुक्स में, दैट फर्दर क्रिएट्स फर्दर कंफ्यूजन। फॉर ए डार्क स्पॉट, फॉर ए डार्क स्पॉट द फेज डिफरेंस बिटवीन रेज एट पॉइंट ऑफ मीटिंग इज, क्या होना चाहिए? अभी तो देखिए, कोई तो बोलो कितना होना चाहिए? 2n + 1 इंटू पाई। अच्छा, ये बात है। तो पाथ रेफरेंस क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द पाथ रेफरेंस देन? बिट बी में देखेंगे, फॉर ए डार्क स्पॉट फेज डिफरेंस इज 2n + 1 इंटू पाई, नहीं? और फेज डिफरेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई। थोड़ा मारपीट करो तो डेल्टा एक्स हो गया कितना? 2n + 1 होल इंटू λ/2, where n is 0 1 2 and so on। तो path reference must be a odd multiple of λ/2, that is equal to odd multiple of λ/2। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? यस। तो odd multiple of λ/2 होगा तो डार्क स्पॉट फॉर्मेशन होगा, ठीक है? और आपको समझ में आया? ये प्रूफ करने के लिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन। चलो रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ लेट अस रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है? इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे कर रहे हो। यस, ये हो गया क्वेश्चन। क्या था? इन फिगर शोन A and B are two monochromatic sources with no phase difference by what minimum distance
A must be moved to form a dark spot. क्या कोई मुझे बताएगा? Form a dark spot. Dark spot at P on screen given B is fixed. क्या कोई मुझे बता पाएगा आंसर? क्या कोई मुझे बता पाएगा आंसर क्या होगा? डार्क स्पॉट फॉर्मेशन करने के लिए, डार्क स्पॉट फॉर्मेशन करने के लिए कितना ए को मिनिमम मूव करना पड़ेगा? शुरू में क्या दिया है दोनों के बीच में डिस्टेंस? ये देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 17,000 आर्मस्ट्रांग। ये बी है, ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये 17,000 आर्मस्ट्रांग है। और आपको बताना है व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए टू फॉर्म ए डार्क स्पॉट ऑन द स्क्रीन। हाँ, है कोई बताने वाला, बताने वाली? आर यू ऑल ट्राइंग? यस बोलो आंसर। डार्क स्पॉट बनने के लिए 1000 आर्मस्ट्रांग टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो डार्क स्पॉट बनने के लिए कंडीशन क्या है? डेल्टा एक्स मस्ट बी 2n + 1 × λ/2। क्या लिखेंगे? फॉर ए डार्क स्पॉट, फॉर ए फॉर ए डार्क स्पॉट द पाथ रेफरेंस क्या होना चाहिए? 2n + 1 × 2n + 1 × λ/2, जबकि n का वैल्यू क्या है? n is 0, 1, 2 and so on. That is डेल्टा x कितना होना चाहिए? n को 0 डालो, ओनली λ/2। लैम्बडा कितना है? 12,000/2 is 6,000, नहीं? अच्छा, फिर n का वैल्यू 1 डालो, n का वैल्यू 1 डालो तो 3 λ/2 इट इज 18,000। 2 डालो, 5 λ/2, λ/2 is 6 into 30,000। तो देख रहे हो क्या? फॉर दिस पाथ रेफरेंसेस ए डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड। ऑलरेडी 17,000 है, कितना मिनिमम मूव करना पड़ेगा डार्क स्पॉट बनाने के लिए? 1,000 टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स लेफ्ट। सो A is to be displaced by 18,000 minus 17,000 equal to 1,000 आर्मस्ट्रांग। ए को इधर को 1,000 आर्मस्ट्रांग मूव करवाना पड़ेगा। क्या आपको चीजें समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आप लोग कभी इंटरफेरेंस देखे हो? पूरा कुछ फील नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। हैव यू एवर सीन इंटरफेरेंस एनीवेयर? यस, यू हैव सीन बट यू हैव नॉट नोटिस्ड। मैं बताऊं, अगर ये कोई एक वॉल है, सपोज ये वॉल है, मैं क्या करता हूं, एक टॉर्च लाइट को इसके ऊपर डालता हूं। टॉर्च लाइट को डालता हूं तो आप देखोगे वो टॉर्च लाइट के चलते एक ब्राइट कलर का रिंग बनता है, बहुत सारे ब्राइट कलर के रिंग बनते हैं, है ना? और पता चला कि जहां पर कोई चीज को देखना चाहते हो वहीं पर डार्क हो गया। फिर हम क्या करते हैं, उसका सामने वाला हिस्सा को मोड़ के एडजस्ट करते हैं ताकि यहाँ पर लाइट आ जाए, है कि नहीं? व्हाट इज दैट? ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ये सब बीच का डार्क, ये डार्क, ऐसे करके आ रहा है। दीज आर कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्यों होता है ऐसे? लेट अस सी क्यों ऐसे होता है। व्हाई दिस हैपेंस इन केस ऑफ ए टॉर्च लाइट? यू विल बेटर वे अंडरस्टैंड। जब हम टॉर्च लाइट को देखेंगे उसका रिफ्लेक्टर कुछ ऐसा शेप का होता है, ये पैराबोलिक शेप का होता है। हाँ, ठीक है, तो ये पैराबोलिक का शेप का होता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो बल्ब है ये यहाँ पे ऐसे लगा है, ये बल्ब इज समवेयर हियर, ठीक है, ये टॉर्च लाइट है। जब आप स्क्रीन पे लाइट डालते हो, सीधा यहाँ से कोई लाइट गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके भी कुछ लाइट गया, तो ऑब्वियसली रे नंबर 1 रे नंबर 2 में एक पाथ रेफरेंस मिल जाएगा। तो अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग पाथ रेफरेंस होगा।
और अलग अलग पाथ डिफरेंस के लिए अलग अलग फेज डिफरेंस होगा। अगर ये इंटेंसिटी आई है, ये इंटेंसिटी आई है, दोनों तरफ से बराबर इंटेंसिटी जा रहा है, मान लो कि I1 है, ये I2 है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√ऑफ I1 I2 cos फाई। तो कोई एक पॉइंट में, ये पॉइंट में क्या इंटेंसिटी होगा जानने के लिए आपको पहले इस रास्ते को नापना पड़ेगा, इस रास्ते को नापना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाकर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग फाई होगा। जहां पर फाई का वैल्यू हो गया 2n पाई, मैच कर गया 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो वहां पर ब्राइट स्पॉट होगा। नहीं, हम चाहते हैं कि हमें यहां पे ब्राइट स्पॉट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्टर को घुमा के थोड़ा आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना उसमें बल्ब आगे पीछे नहीं होता है, बल्ब तो टॉर्च के ऊपर लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्टर ही उसके ऊपर जो है वही आगे पीछे होता है। तो क्या करते हो आप, ये पाथ डिफरेंस को एडजस्ट करते हो ताकि यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट बने, जहां पर आप लाइट डालो चीजें आपको दिखे। जब मुड़ के आप आगे पीछे करते हो ना सामने वाला रिफ्लेक्टर को, बल्ब अपनी जगह रहता है, बल्ब आगे पीछे नहीं होता है, समझ में आया? तो दैट वे यू चेंज द पाथ डिफरेंस एज पर योर विश सो दैट यू कैन गेट ए फेज डिफरेंस 2n pi and have a bright spot here at the center wherever you want to focus the light. समझ में आ रहा? ये सारा चीज हम करते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है ना, हम क्यों करते हैं इसको, घुमाने से क्यों एडजस्ट हो जाता है, घुमाने से इसलिए एडजस्ट हो जाता है क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं दूं आपको, आप इंटरफेरेंस और भी जगह देखे हो, और कहां देखे हो बताओ? कभी कभी आप देखे होगे, मान लो कि ऑन वाटर सम ऑयल, कोई पेट्रोल डीजल कुछ डाल दिया है, ठीक है, सब ऐसा कुछ चीजें पड़ा हुआ है, और अगर किसी एक पॉइंट को आप इधर से देखोगे तो उसमें रेड कलर दिखेगा, यहां से देखोगे तो ब्लू दिखेगा, इधर से देखोगे ग्रीन दिखेगा। अलग अलग एंगल ऑफ व्यू के लिए सेम पॉइंट में अलग अलग कलर दिखता है, मल्टीपल कलर दिखता है ऑयल स्क्रीन के ऊपर, है ना। पानी में अगर तेल छिड़क देंगे, अलग अलग पोजीशन से देखेंगे, सेम पोजीशन में तुमको अलग अलग कलर दिखता है, दिखता है नहीं दिखता है? यस, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है, मैं बता रहा हूं। सपोज हम कहेंगे ये है कोई सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ये मान लो कि कोई एक स्टिकर है, आजकल तो ये ऐसा पिक्चर्स वगैरह आ गया, एक पोजीशन से देखो राम जी है, दूसरी पोजीशन से देखो हनुमान जी है ना, एक पोजीशन से देखो शिव जी खड़े हैं, दूसरी पोजीशन से देखो शिव जी नहीं कोई दूसरा खड़े हैं। आजकल ऐसे फोटो आया कि नहीं देखे हो? प्लास्टिक का ऐसे आता है, ये एंगल से देखोगे ऋतिक रोशन दिखेगा, ये एंगल से देखोगे श्रीदेवी दिखेगा, मिलता है नहीं मिलता फोटो ऐसे अलग अलग एंगल से देखने के लिए? होता क्या है उसमें? व्हाट यू डू हियर, सी हाउ द इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस। सपोज हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट यहां से गिरा, ऐसे गया, ऐसे निकला, फिर ऐसे गया, ये रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से बाहर निकला, फिर ऐसे गया। अब यहां से जो लाइट गया और ये आपकी आंखों में पहुंच रहा है, ठीक है, ये लाइट यहां से गया, यहां से जो लाइट यहां से गया आपकी आंखों में, देखो यहां से कोई दूसरा लाइट आके भी यहां पे गिर रहा है ना, यहां पे भी गिर रहा है, और यहां से भी ऐसे अंदर ही जा रहा है, लेकिन जिस पॉइंट में गिरेगा वहां से तो रिफ्लेक्शन होता ही है। आर यू गेटिंग? सपोज दिस टू रेज, हम पहले भी बता चुके हैं, जब कोई लाइट रे से गिरता है, कुछ अंदर जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, ये भी गिरा, ये भी अंदर गया होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट भी क्या होगा? This reflected ray and this reflected ray reach your eye, but are they having the same path? No, ये कुछ एक्स्ट्रा पाथ गया है अंदर। Corresponding to this path, अगर ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो you have to find out what is the path difference. Corresponding to that path difference, you have to find out the phase difference. If the phase difference is n lambda, तो जिस लैम्बडा का लाइट के साथ ये मैच कर रहा है इक्वेशन, सॉरी जी जो पाथ डिफरेंस है, सॉरी, जब वो पाथ डिफरेंस क्या हो गया n लैम्बडा, तो उस कलर का ब्राइट स्पॉट दिखेगा। अब कौन सा कलर का ब्राइट स्पॉट दिखेगा? पाथ डिफरेंस फिक्स है, बहुत सारे कलर है, रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट, है ना। तो आप जब यहां से देख रहे हो सकता है कि पाथ डिफरेंस ऐसा है कि रेड के साथ, रेड का लैम्बडा के साथ इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो रेड दिखेगा। ब्लू का मान लो यहां से देख रहे हो, तो अब देखो सब कुछ बदल जाएगा, ये पाथ, ये शेप, सब कुछ बदल जाएगा। सेम पोजीशन में क्या देखोगे? जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो किसी ब्लू या ग्रीन या येलो को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सेम पोजीशन पे येलो दिखेगा।
So multiple colors seen on the oil film is due to interference. इतना सारा लंबा कहानी बताने के पीछे मकसद ये था कि give two examples of interference पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे, और the multiple colors seen on the oil film is due to रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ऐसे करके फेनोमेना दे देंगे। कौन सा फेनोमेना के लिए होता है? इट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? यस। आप देखे होगे जो गाड़ी वगैरह यूज करते हैं ना, गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट लिखा रहता है, उस नंबर प्लेट पे पीछे वाला गाड़ी का अगर लाइट गिरेगा तो इट विल अपीयर टू ग्लो लाइक एनीथिंग, बहुत जोर से ग्लो करेगा। डे लाइट में ग्लो नहीं कर रहा है, आपकी लाइट की गाड़ी का लाइट गिरेगा तो बहुत जोर से ग्लो करेगा। तो इसको ऐसे डिजाइन किया गया, मतलब इसमें भी वही बात है, जो रे जा रहा है रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। तो ऐसा बनाया गया वो स्टिकर का मटेरियल को राइड में, गाड़ी में जो हम लोग इनकैंडेसेंट लेंथ यूज करते हैं, फिलामेंट वाला लेंथ यूज करते हैं, उसका वेवलेंथ में यहाँ पर ब्राइट स्पॉट फॉर्मेशन होता है। कुछ लोग गाड़ी में आजकल एलईडी कलर का लाइट लगाए हैं, व्हाइट कलर का लाइट आता है, दिस इज वेरी डेंजरस वन। उसको अगर लाइट में डालेंगे, ये जो स्टिकर बनाया गया है मोस्टली ये येलो कलर लाइट के लिए बनाया गया है। येलो कलर का लाइट गिरेगा या रेड, तो ये रेड कलर का स्टिकर बहुत जोर से ग्लो करता हुआ नजर आएगा। किसी दूसरे कलर के लिए ये वेवलेंथ मैच नहीं करेगा, ये ब्राइट दिखेगा नहीं। तो क्या होगा, अगर आप एलईडी लाइट यूज कर रहे हो, ये आपको नॉर्मल जैसे दिखेगा, उसका अपना इंटेंसिटी में ग्लो करता हुआ नजर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो पीछे का जो ग्लो करता हुआ स्टिकर, किसी गाड़ी के पीछे का ग्लो करता हुआ स्टिकर, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। द मल्टीपल कलर्स सीन इन द ऑयल फिल्म इज आल्सो ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के बारे में इतने सारी चीज आपको समझ में आ गया। अगर कोई इंटरफेयर करना चाहता है तो कर सकता है। बोलो, एनीवन वांट्स टू इंटरफेयर नाउ? नहीं, ठीक है। तो हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में इतने सारा चीज देख लिए, अब उसका यूज भी देखेंगे, बहुत सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.